तुम पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप जाते हो, तुम्हारी वही गाड़ी होती है, वही इंजन होता है, लेकिन अचानक से गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है, गाड़ी की परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बेकार लगने लगती है और फिर पता चलता है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये गाड़ियों के लिए सही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गेम चलाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या E20 पेट्रोल आम इंसानों के लिए फायदेमंद है या फिर ये एक प्रकार का स्कैम है? सबसे पहले समझते हैं E20 पेट्रोल होता क्या है। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। E20 का मतलब 80% नॉर्मल पेट्रोल और 20% एथेनॉल। एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल होता है जो अक्सर गन्ना, मक्का और दूसरी फसलों से बनाया जाता है। यहाँ तक सब ठीक लगता है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब ये पेट्रोल तुम्हारी गाड़ी के टैंक तक पहुँचता है। अब सोचो, अगर किसी चीज में 20% कोई नई चीज मिला दी जाए, क्या उसमें उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई। और इसी वजह से सबसे पहला सवाल उठता है माइलेज का। कई ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और टेस्टिंग रिपोर्ट्स बताती है कि एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम एनर्जी होती है। सीधी सी बात, अगर फ्यूल की एनर्जी कम होगी तो कई गाड़ियों में माइलेज भी कम हो सकता है। हो सकता है आपको हर गाड़ी में फर्क ना दिखे, लेकिन अगर रोज 30 से 40 किलोमीटर चलने वाले इंसान को अचानक से लगने लगता है कि गाड़ी की पहले के मुकाबले परफॉर्मेंस और माइलेज में थोड़ी गड़बड़ी आ रही है, तो इसका रीजन E20 हो सकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग इसे स्कैम बोल रहे हैं, लेकिन असली टेंशन अभी बाकी है। अब बात करते हैं इंजन की। हर गाड़ी एक जैसी नहीं होती। आज भी इंडिया की सड़कों पे लाखों की पुरानी बाइक्स और कार चल रही हैं। उसमें से बहुत सी गाड़ी उस टाइम की है जब E20 फ्यूल को ध्यान में रखकर डिजाइन ही नहीं किया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एथेनॉल मॉइस्चर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है और कुछ पुराने फ्यूल सिस्टम के रबर पार्ट, सील्स और हॉसेस पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए कई व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने भी कहा है कि ओनर अपनी गाड़ी की कॉम्पेटिबिलिटी चेक करें। अब जरा सोचो, गाड़ी तो आपने 5 या 10 साल पहले खरीदी थी। उस वक्त किसी ने नहीं बताया था कि फ्यूचर में फ्यूल बदल जाएगा। अब अगर फ्यूल बदल गया तो गाड़ी को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? कंपनी, सरकार या फिर आम आदमी? यही वो सवाल है जिसपे इस टाइम पे सबसे ज्यादा बहस हो रही है। और इस टाइम पे एक चीज और हो रही है, बहुत से लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हैं, लेकिन वो पेट्रोल पंप पे ये नहीं पूछते कि पेट्रोल में कितना एथेनॉल है। और ना ही हर ड्राइवर को ये पता होता है कि उसकी गाड़ी E20 के लिए बनी हुई है या नहीं। यानी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन क्या उसके बारे में आम लोगों को उतनी ही डिटेल में समझाया गया? नहीं, या सिर्फ धीरे धीरे सिस्टम बदल दिया गया। और अगर लोगों को बाद में पता चले कि उनकी गाड़ी के लिए मैन्युफैक्चरर की अलग रिकमेंडेशन थी, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? इसी सवाल का जवाब हम आज देखने वाले हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है, बात उस एथेनॉल की है जो बनने से पहले ही हजारों सवाल खड़े कर देता है। क्या सच में एथेनॉल बनाने में हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है? क्या सच में एथेनॉल प्लांट के आसपास पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है? और क्या इस फ्यूल की वजह से हमारी खेती और ग्राउंड वाटर पर दबाव पड़ सकता है? सबसे पहला मुद्दा, पानी। अगर एथेनॉल गन्ना या मक्के जैसी फसलों से बन रहा है तो सबसे पहले उन फसलों को उगाना पड़ता है, और गन्ना इंडिया की सबसे ज्यादा पानी मांगने वाली फसलों में से एक माना जाता है। देखो, फैक्ट्री में 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 3 से 5 लीटर फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर पूरे एग्रीकल्चरल साइकिल को देखा जाए तो असली पानी की खपत खेतों में होती है। देखो, 1 लीटर एथेनॉल के लिए जितना गन्ना उगाया जाता है, उसे उगाने में लगभग 2800 से 3500 लीटर पानी लगता है। वहीं 1 लीटर एथेनॉल के लिए चावल उगाने में लगभग 10,000 लीटर पानी खर्च होता है। यानी फैक्ट्री में तो बहुत कम पानी लगता है, लेकिन उसके लिए फसल उगाने में हजारों लीटर पानी पहले से इस्तेमाल हो चुका होता है। सोचो, जिन इलाकों में पहले से ही पानी की कमी है, उन इलाकों में अगर गन्ना उगाया जाने लगे या चावल उगाया जाने लगे तो सबसे बड़ा दबाव ग्राउंड वाटर पर पड़ेगा। कई वाटर एक्सपर्ट सालों से सवाल उठाते आए हैं कि क्या फ्यूल बनाने के लिए इतना सारा पानी इस्तेमाल करना एक लंबी रेस में सही फैसला होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर जगह एक जैसा नहीं मिलता। अब दूसरा सवाल खेती का। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी खेती भी बढ़ती है। अगर एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो मक्का, चावल और गन्ने की भी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर जमीन का बड़ा हिस्सा फ्यूल के लिए फसल उगाने में लगने लगे तो क्या दूसरी फसलों पर उसका असर नहीं पड़ेगा? क्या किसान मजबूरी में वही फसल उगाएगा जिसमें उसे ज्यादा फायदा दिखेगा? और अगर ऐसा हुआ तो तुम जान सकते हो फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं एथेनॉल प्लांट्स की। अक्सर जब किसी नए प्लांट्स का ऐलान होता है तो लोगों को रोजगार की उम्मीद होती है, लेकिन कुछ जगहों पर लोगों ने पॉल्यूशन, बदबू और वेस्ट वाटर को लेकर शिकायतें की है। लेकिन इन मुद्दों को कोई आगे नहीं उठाना चाहता, और अगर आगे भी जाएगा तो वो दबा दिया जाएगा और बाद में कुछ नहीं होता। इसका नुकसान सिर्फ वहीं के रहने वाले आम लोगों को उठाना पड़ता है। जिस गाँव में प्लांट लगे होते हैं वहाँ की हवा में बदबू होती है, वेस्ट वाटर का सही ट्रीटमेंट नहीं होता और किसानों की फसलों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है और गाँव के लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। अब एक और सवाल जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, अगर E20 इतना बड़ा बदलाव है तो क्या देश के हर व्हीकल ओनर को इसके बारे में अच्छी तरह से समझाया गया या उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई? सिर्फ यही नाटक बताया जा रहा है कि इससे पोल्यूशन कम होगा और हमारी ऑयल डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम होगी। बताओ, इसके बारे में कितने लोग जानते हैं कि उनकी बाइक्स या कार E20 के लिए बनाई गई है या नहीं? अब सोचो, एक आदमी ने 7 या 8 लाख रुपए की कार खरीदी या फिर 1 लाख रुपए की बाइक। उसने सोचा था फ्यूल वही रहेगा, बस उसके रेट्स बढ़ते या कम होते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे फ्यूल ही बदला जा रहा है। अगर कल को उससे मैन्युफैक्चरर कहे कि इसके पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं या मेंटेनेंस का ध्यान रखो, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी पॉलिसी का मकसद अच्छा हो लेकिन उसका बोझ आम आदमी पर ज्यादा पड़ने लगे तो क्या उस पॉलिसी को बिना सवाल किए एक्सेप्ट कर लेना
चाहिए, या फिर हर नागरिक का हक है कि वो पूछे इसका पूरा हिसाब क्या है, कितना पानी लगता है, इससे पोल्यूशन होगा भी या नहीं, कितना खर्चा होगा और इसका असली फायदा और नुकसान क्या है। क्योंकि जब सवाल पूछना ही बंद हो जाता है तभी बड़े से बड़े फैसले दब जाते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी सबसे बड़ा एंगल बाकी है। क्या E20 की वजह से आम आदमी की जेब पर धीरे धीरे असर पड़ सकता है? क्या फ्यूचर में और ज्यादा एथेनॉल मिलाया जा सकता है? और क्या भारत इस पॉलिसी के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस कहानी का सबसे बड़ा बोझ आम आदमी उठा रहा है। हर महीने लाखों लोग अपनी सैलरी का एक हिस्सा सिर्फ फ्यूल में खर्च करते हैं। ऑफिस जाना हो, स्कूल छोड़ना हो, बिजनेस चलाना हो या फिर डिलीवरी का काम, फ्यूल उनकी रोज की जरूरत होती है। और अगर किसी वजह से गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है तो मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा। और जब करोड़ों लोगों की जेब पर धीरे धीरे असर पड़ता है तो वो आगे चलकर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। अगर किसी व्हीकल को E20 के लिए बनाया ही नहीं गया था तो उसका फ्यूचर क्या होगा? क्या उसके ओनर को धीरे धीरे नए पार्ट्स लगवाने पड़ेंगे? क्या मेंटेनेंस बढ़ेगी या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? ये हर व्हीकल पर एक जैसा जवाब नहीं है। इसलिए एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अपनी कंपनी की रिकमेंडेशन चेक करो, लेकिन लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। अब सोचो अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग और बढ़े, अभी E85 भी लॉन्च हो चुका है जिसमें 85% एथेनॉल है और सिर्फ 15% ही पेट्रोल है, और इसे 100% एथेनॉल करने की भी बात कही जा रही है। तो क्या देश की पुरानी गाड़ियां इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या पानी की डिमांड और बढ़ेगी? क्या और ज्यादा एथेनॉल प्लांट्स लगेंगे? और अगर लगेंगे तो उससे होने वाले पोल्यूशन और वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होगा? ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब आज नहीं बल्कि आने वाले सालों में मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई पॉलिसी सच में मजबूत है तो वो सवालों का जवाब भी दे सकती है, और अगर सवालों से ही डर लगे तो वो सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। आज E20 को लेकर बहस सिर्फ पेट्रोल की नहीं है, ये बहस पानी की भी है, ये खेती की और पोल्यूशन की भी बहस है, और इन सब से बढ़कर ये आम आदमी के भरोसे की भी बहस है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो उसकी कीमत सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देती है। तो अब फैसला आप कीजिए, क्या E20 पेट्रोल एक सही दिशा में उठाया गया कदम है, या फिर इस पॉलिसी के ऐसे पहलू है जिनके बारे में आम लोगों को पता ही नहीं है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और अगर ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।